हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज फिर से एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं टू अंडरस्टैंड द एलपीजी का कंप्लीट वैल्यू चेन, राइट। सप्लाई चेन इंडिया स्पेसिफिक की बात करेंगे हम, राइट, कि कैसे एलपीजी जो है, हम जो गैस, कुकिंग गैस हमारा सिलेंडर आता है, राइट, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कौन कौन उसमें प्लेयर्स हैं, राइट, जो इस पूरे वैल्यू चेन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट, और कैसा ये मार्केट है ओवरऑल, कैसे ग्रो हो रहा है, बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह भी हैं, राइट, वी नो अबाउट इट। तो वो सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ऑलरेडी ये इस टाइप का डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। पूरा क्रूड ऑयल का वैल्यू चेन हमने समझा था, आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा है। और नेचुरल गैस का, ठीक है, हमारा सीएनजी पीएनजी जो पाइप्ड नेचुरल गैस आती है, तो वो नेचुरल गैस का बहुत अलग है। तो एलपीजी और नेचुरल गैस बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सिलेंडर में जो गैस होती है ना, वो अलग होती है, और जो पाइप से आ रही है, जैसे सिटीज में अगर आप देखेंगे आजकल पाइप नेचुरल गैस आती है, कि पाइप है हमारे घर में, पाइपलाइन है हमारे घर में, तो वो होती है नेचुरल गैस। ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोनों अलग अलग गैसेस हैं, दोनों कुकिंग के लिए यूज होती हैं, नो डाउट इन इट, लेकिन दोनों अलग अलग गैसेस हैं, बिल्कुल अलग सप्लाई चेन मैकेनिज्म है दोनों का। तो अगर आपने अभी तक नेचुरल गैस वाला हमारा सप्लाई चेन नहीं देखा है, तो वो जरूर देखिए, ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाए कि एलपीजी का सप्लाई चेन और वैल्यू चेन कैसे अलग है एज कंपेयर टू तो नेचुरल गैस है। और नेचुरल गैस में जो कंपनीज हैं हमें पता ही है, वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था उस वीडियो में। तो अब हम एलपीजी का वैल्यू चेन समझेंगे और इसमें वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है, आपको पता ही, अगर आप स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर हैं तो आप फर्स्ट देख रहे हैं, और अगर आप नहीं हैं तो डिलेड करके आपको ये वीडियो मिल रहा है। अगर आप स्टॉकोमीटर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जरूर investorchannel.in पे देखिए, वहां पर भी डू सच डिटेल वीडियोज ऑफ लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड बहुत ज़्यादा और भी आपको मटेरियल वहाँ पे रेटिंग्स रिव्यूज मिलते हैं। ऑलमोस्ट 300 कंपनीज को बहुत क्लोजली वी ट्रैक फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, बिजनेस पर्सपेक्टिव, राइट। तो वो चीज़ बहुत ज़बरदस्ती हमें ज़रूरी होनी चाहिए। तो पहले हम समझते हैं एलपीजी है क्या, राइट। तो एलपीजी अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसका नाम ही पेट्रोलियम है ना, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये बेसिकली। तो क्रूड ऑयल से ये प्रोडक्ट डिराइव होता है, ऐसा माना जाता है ना। तो ये उस तरह की ये गैस है, राइट, और बहुत फ्लेमेबल है, राइट। हाइड्रोकार्बन गैसेस का ये एक मिक्सचर है, तो इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्सड होती हैं, प्रोपेन होती है, बुटेन होती है, प्रोपाइलिन, बुटाइलिन, आइसोब्यूटेन, सब मिला के एक ये गैस जो है हमारी एलपीजी बनती है। अब ये गैस आती कहाँ से है, तो मेजरली दो ओरिजिन है। एक जो हमारा ये क्रूड ऑयल आता है ना, जो मिडिल ईस्ट वगैरह से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल वाला वैल्यू चेन समझा होगा आपने। तो उसमें जब उसका हम फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म, रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं उसको, तो रिफाइनिंग मैकेनिज्म करते हैं, तो उसमें से गैस निकलती है, वो होती है एलपीजी, जो टॉप पे निकलती है। अगर आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में शायद है वो पूरा, की रिफाइनिंग कैसे होती है क्रूड ऑयल की, तो उसमें से टॉप पे एलपीजी निकलती है। तो एक तो वो है जिसमें से ऑलमोस्ट अगर ग्लोबल देखें, राइट, तो 40% गैस जो है ऐसी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग में निकलती है, लेकिन 60% गैस वो डायरेक्टली भी निकलती है एलपीजी, ठीक है। तो डायरेक्टली एलपीजी जो है वो नेचुरल गैस के उस प्रोसेस के थ्रू एलपीजी वहां साथ में निकलती है, तो डायरेक्टली भी अर्थ से एलपीजी निकलती है, तो 60% गैस एक्चुअली डायरेक्टली निकल रही है। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझना है कि ये दो सोर्सेज मेजरली होते हैं इसको, और आप बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो एलपीजी जो है, क्या ये क्लीनर फ्यूल है? नेचुरल गैस और एलपीजी एज ए फ्यूल कैसे हैं? तो एक्चुअल में एलपीजी जो है वो नेचुरल गैस से, जो सीएनजी पीएनजी ये जो गैसेस हैं, इससे ज़्यादा क्लीन माना जाता है, ज़्यादा क्लीन माना जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके लिए इसको ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हम सीएनजी वाला नहीं यूज़ कर सकते, वो वाला। तो सीएनजी का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है, कि वो बहुत इजीली पाइपलाइन से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। लेकिन एलपीजी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो पाइपलाइन डिलीवरी है, उसमें थोड़ी वो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें क्रोजन हो जाता है, तो उसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली पाइपलाइंस रहती है, ठीक है। और वो हैवियर होती है एयर से। सबसे बड़ा इशू क्या है ना, सीएनजी एंड नेचुरल गैस जो होती है वो लाइट होती है, तो मान लो कहीं लीक वगैरह है तो वो हवा में उड़ जाती है, ऊपर चली जाती है, तो कोई टेंशन नहीं आती। एलपीजी क्या है, वो थोड़ी हैवी होती है एयर से, तो वो नीचे रह जाती है। लीक है तो वहीं है, उसके बाद कुछ पता है आपको, कुछ इशू हो गया तो फिर वो बहुत रिस्की हो जाता है उस तरह से। तो उस रिस्क की वजह से एलपीजी की पाइपलाइंस वगैरह नहीं सेटअप ज़्यादा होती, लेकिन हैं, वो भी हैं, तो बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए एलपीजी जो हमारी जो पाइप आ रहा है ना,
नेचुरल गैस का, उसमें एलपीजी नहीं आ रही, उसमें नेचुरल गैस आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस बहुत क्लियरली हमें समझने हैं, राइट। और नेचुरल गैस से भी एलपीजी जो है कन्वर्ट होती है, मतलब उससे भी एक्सट्रैक्शन होता है एलपीजी का, तो वो भी एक तरह से आप है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो यूज क्या क्या है एलपीजी का, तो मेजर यूज इंडिया में तो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक में ही अपन यूज करते हैं, कुकिंग गैस की तरह एलपीजी यूज होती है, दैट इज अ मेन यूज। व्हीकल में भी यूज होती है, आपने देखा होगा, आई डोंट नो कितना देखा है, बट मैंने कई एलपीजी के फ्यूल स्टेशन देखे हैं। ऑटो, मतलब स्पेशली ऑटो जो होता है, ऑटो रिक्शा, राइट, उसमें काफी सारे एलपीजी ड्रिवन ऑटो रिक्शा हैं अलग अलग सिटीज में, अगर आपने देखे हो तो, राइट। तो वो एलपीजी वहां पर भी यूज होता है। काफी बार ऐसा माना जाता है कि एलपीजी एक्चुअली सीएनजी से भी बेटर फ्यूल है, लेकिन मैंने ऐसा बोला क्लीनर है, लेकिन उसका ये ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में वो ज्यादा यूज नहीं होता। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ कोर्स हैं, बड़ी बड़ी हमने देखी हैं, एलपीजी के सिलेंडर्स जो हैं वो हर जगह जाते रहते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज में, तो जहां पर भी हीटिंग वगैरह के लिए, तो वहां पर भी यूज होता है, केमिकल फीड स्टॉक में भी यूज होता है, और ड्राइंग एजेंट वगैरह में भी एलपीजी का कुछ कुछ यूज है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। मेजरली कुकिंग गैस की तरह इंडिया में तो एटलीस्ट हम देखेंगे उसको भी कि मेजरली कुकिंग गैस की तरह ही यूज होती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली एलपीजी का जो प्राइस है, इट इज वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन व्हाट, क्रूड ऑयल प्राइस, क्योंकि मेजर अट्रैक्शन क्रूड ऑयल से ही है, राइट। तो वो काफी बड़ा उसका इंपैक्ट रहता है, जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो भी बढ़ता है, और स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हम रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी अच्छी है, हम अच्छा खासा रिफाइनिंग करते हैं, काफी सारा क्रूड ऑयल रिफाइनिंग करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा काफी ज्यादा डिपेंडेंट जो है इसी पे रहता है। तो अब जो है आप, यू कैन सी दिस चार्ट नाउ, तो ये आपको समझना है कि एलपीजी का वैल्यू चेन, तो मैंने थोड़ा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अलग रखा है, और क्या कहते हैं, इंपोर्ट जो एलपीजी कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इंपोर्ट भी करते हैं एलपीजी, उसको थोड़ा अलग वैल्यू चेन है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कहाँ से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑयल रिफाइनिंग ऑब्वियसली, ठीक है, जैसे बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो बहुत सारी इंडियन ऑयल की, एचपीसीएल की, बीपीसीएल की, रिलायंस की, राइट। तो इन सब की ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करते हैं, तो उसमें से आता है। और फ्रैक्शनेटर्स भी होते हैं। फ्रैक्शनेटर्स क्या होते हैं, जो नेचुरल गैस से एलपीजी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो भी कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें भी फ्रैक्शनेटर्स से भी कुछ कुछ गैस सोर्सिंग होती है, थोड़ा सा होता है, बहुत छोटा पार्ट है, मेजरली ऑयल रिफाइनिंग से ही होता है। फिर एक बार ऑयल रिफाइनिंग हो गई, नेचुरल एलपीजी बन गई, उसको प्रोडक्शन वहीं पर जहां पर वो बनी है वहीं पर उसको स्टोर किया जाता है ना, वहां पर उसको पहले स्टोर करेंगे बड़े बड़े उसमें, और फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है दूसरी जगह पे। अब उसको कहाँ भेजना है, सपोज भाई एक छोटे गांव में कुकिंग गैस वहां पर पहुंचानी है, तो पहले तो वो ट्रक्स में, रेलवे के थ्रू, रोड के थ्रू, बाज के थ्रू, राइट, या फिर पाइपलाइंस के थ्रू भी, पाइपलाइंस हैं, जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट कि पाइपलाइन नहीं है एलपीजी की, हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लिए जो मैंने बोला कि उसका कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, बट पाइपलाइन के थ्रू भी, और इन सारे मोड्स के थ्रू वो गैस जो है, सपोज इंडियन ऑयल ने उसको रिफाइन किया, तो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी स्टोरेज से वो गैस वहाँ से जाएगी, और एक छोटे गाँव में, सपोज राजस्थान के एक छोटे गांव में वहाँ पे एलपीजी चाहिए, तो वो गैस पहले वहाँ तक जाएगी, किसी मेजर एक हब पे जाएगी, वहाँ पे बॉटलिंग प्लांट्स होंगे, ठीक है, उस हब पे, तो वो गैस वहाँ जाएगी, फिर वो बॉटल होंगी, बॉटल मतलब सिलेंडर्स, है ना, बॉटल नहीं, वो नहीं है, राइट। तो बॉटल उस सिलेंडर्स में वो भरी जाएगी वहाँ पे, तो बॉटलिंग प्लांट्स होते हैं, तो जो गैस आती है, सपोज ट्रक से आई, ठीक है, एक बड़ा, और उसमें से हम कम से कम 100 सपोज हमारे सिलेंडर्स भरेंगे, तो वो भरेगा, और फिर वो बॉटलिंग प्लांट से गैस जो है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो ऑटो गैस, मतलब जहाँ पे ऑटो रिक्शा जो है नेचुरल एलपीजी भरते हैं, तो वहाँ जा सकती है, डोमेस्टिक अपनी कुकिंग गैस की तरह हमारे घर पे आ सकती है, इंडस्ट्रियल में बड़े बड़े सिलेंडर्स जो होते हैं वो यूज़ हो सकते हैं, कमर्शियल में भी बड़े बड़े सिलेंडर्स यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह से ये डोमेस्टिक वैल्यू चेन पूरा बनता है एलपीजी का। अब आपने देखा सीएनजी का, अगर आपने वीडियो देखा है तो यू कैन सी द डिफरेंस। और अगर हमने इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट क्या होता है, तो इंपोर्ट अगर किया तो बाहर से आया वो एलपीजी, कैसे आएगा, थ्रू शिप्स आया या पाइपलाइंस के थ्रू आया, अगेन फिर वो इंपोर्ट टर्मिनल्स हैं जो मोस्टली शिपिंग पोर्ट्स पे होते हैं, है ना, पूरे शिपिंग पोर्ट्स, कांडला शिपिंग पोर्ट, अलग अलग मुंद्रा शिपिंग पोर्ट, तो सब अपने शिपिंग पोर्ट्स हैं, कोची शिपिंग पोर्ट, तो वहाँ पे ये इंपोर्ट टर्मिनल्स होते हैं, वो गैस वहाँ पर आती है, वहाँ स्टोर होती है, वहाँ पर स्टोरेज एरिया होता है उस गैस का, राइट, और फिर वही पाइपलाइंस, रेलवेज, रोड्स और बाहर से वहाँ से जाती है, बॉटलिंग प्लांट्स में जाती है, बॉटलिंग प्लांट में वो सिलेंडर में भरी जाती है, और फिर जो है इस तरह से ये वापस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। तो यहाँ पर इंपोर्ट टर्मिनल का रोल और एक्स्ट्रा बेसिकली ऐड हो जाता है, जो कि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में नहीं है, राइट। तो ये चीज का हमारा मेन डिफरेंस है वैल्यू चेन का। अब हम बात करते, तो आप फोटो देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला इंपोर्ट करके आया,
ठीक है, या रिफाइनरीज से आया, ठीक है, तो इस तरह से ट्रक वगैरह, रेलवेज वगैरह या पाइपलाइन के थ्रू मूव हुआ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्टोर हुआ, फिर ये बॉटलिंग प्लांट्स हैं हमारे, राइट, तो ये सिलेंडर्स वगैरह भरे आ रहे हैं, तो वो सिलेंडर्स में भरा, फिर ट्रक से आपके घर तक पहुंचा या फिर जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसके वहाँ तक, शॉप तक पहुंचा। तो दिस इज हाउ इट बेसिकली, ये पूरा हम चेन समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक वैल्यू चेन के एक एक एस्पेक्ट के डिटेल में, ठीक है, और अच्छे से घुसते हैं उसमें और डेटा के साथ करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोर्सिंग की, तो सोर्स होता कहाँ से है, राइट, ग्लोबल सोर्सिंग कहाँ से है। पहली बात तो ये है कि ये एलपीजी आता कहाँ से। तो ग्लोबल सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो बढ़ रहा है, राइट, जो मेजर जो पोर्शन है वो यूएस कनाडा काफ़ी एलपीजी सोर्स कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि क्रूड ऑयल भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो यूएस और कनाडा जो है शेल गैस वगैरह के थ्रू वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोर्सिंग बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट भी एक बहुत बड़ा सोर्स है एलपीजी का, बिकॉज नेचुरल गैस के साथ भी आती है ये और क्रूड ऑयल के साथ भी आती है, तो वो भी बहुत बड़ा सोर्स है, तो वहाँ से भी बढ़ रहा है। और इंडिया की और चाइना की रिफाइनरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, राइट, तो क्रूड ऑयल से रिफाइनरीज करके तो हम भी एक बड़ा सोर्स है एक तरह से, तो वो भी बढ़ रहा है जैसे जैसे हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ रही है और बाकी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बराबर सी है। तो इस तरह से ये अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में ये यूज हो रहा है और कंसिस्टेंटली जो है एलपीजी का प्रोडक्शन वर्ल्ड में इंक्रीज हो रहा है कंसिस्टेंटली। अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो यू कैन सी, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, राइट। तो ये इस तरह से यहाँ पर अपना इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक कि इंडिया में कहाँ से बेसिकली हम अगर ओवरऑल करें तो कहाँ से कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट। तो प्रोडक्शन जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब रिफाइनिंग से जो हमें मिल रही है गैस, तो वो 12.24 MMT, राइट, ये वाला हम यूज करेंगे पूरे पीपीटी में, MMT के थ्रू ही, मेट्रिक मीटर टन समथिंग है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो इसी टर्म बेसिकली हम यूनिट को यूज करेंगे। तो 12.24 2022 में MMT जो है वो हमने रिफाइनिंग से, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की, वहां से एलपीजी आई, वो एलपीजी वहां यूज हुई। फिर इंपोर्ट किया 17, एक्चुअली इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं जितना रिफाइन कर रहे हैं उससे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पता नहीं होगा ना, आप सबको लगता होगा ये रिफाइनिंग से ही होता, नहीं, देखो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो 17 MMT हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी, रिफाइन करके 0.5 एक्सपोर्ट कर देते हैं। काफी बार क्या होता है कि सिर्फ एक कंपनी ने बोला कि भाई मैं भेज रहा हूँ, मेरे को क्या कहते हैं रिफाइन करो और भेज दो मुझे वापस, है ना। तो इस तरह का तो 0.5 जो है हमारा एक्सपोर्ट भी हो जाता है। तो टोटल हम 228.85 MMT की हमारी करंटली कैपेसिटी है जो यूज हो रही है बेसिकली, क्योंकि उतनी कंजम्पशन हो रही है मोर और लेस, तो वो हम यहाँ पर एलपीजी यूज हो रहा है, राइट। और जो इंपोर्ट हो रहा है तो कुछ इंटरेस्टिंग डेटा और है कि 22% जो हमारा इंपोर्ट होता है वो अभी सऊदी अरेबिया से होता है, 22% हमारा जो इंपोर्ट है करंटली, राइट। और ओवरऑल जो है अभी तो रशिया वगैरह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बट मतलब अगर हम पहले देखें, राइट, तो एलपीजी की जो मेजर नीड थी वो हमारी ओपेक कंट्री से ही होती थी, ठीक है। तो ये हमारा सारा बेसिकली है। अब जो हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, राइट, तो वो कौन कर रहा है ना, तो वो समझते हैं क्या कहते हैं कि वो कौन कर रहा है। तो मिलियन मेट्रिक टन्स, MMT जो है मिलियन मेट्रिक टन्स है, TMT 1000 मेट्रिक टन्स है। तो ये सारी हमारी कैपेसिटीज हैं, रिफाइनिंग कैपेसिटीज अलग अलग कंपनीज की। तो कंपनी की बात आ गई है, तो इंडियन ऑयल की ये सारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है कि एलपीजी प्रोडक्शन इतना होता है, सिर्फ एलपीजी की बात हो रही है यहाँ पर, पूरा क्रूड ऑयल का नहीं। तो मैंने जैसे बोला था पूरा क्रूड ऑयल ओवरऑल कैसे, क्या है क्या नहीं है समझना है, तो एक बार क्रूड ऑयल का वैल्यू चेन का भी देख लेना वीडियो, राइट। बट यहाँ पर सिर्फ हम एलपीजी की बात कर रहे हैं। तो 30 LPTMT जो है एलपीजी हो रही है FY22 में IOCL गुवाहाटी से, राइट। तो इस तरह से बाकी सारी कंपनीज में आप IOCL के इतने सारे हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, BPCL की है, HPCL की है, राइट, CPCL की है, ONGC की भी है, RIL रिलायंस की जामनगर बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ियों में से बड़ी सबसे में से है, राइट। तो टोटल रिफाइनिंग हमारी जो है 10,589,000 मेट्रिक टन्स जो है वो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। और फिर हम फ्रैक्शनेटर्स मतलब जो मैंने बोला नेचुरल गैस से तो कन्वर्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा उसका भी है। तो टोटल 12.24, राइट, इतना ही हमारा यहाँ पर था नंबर पहले। तो 12.24 नंबर जो है इतना हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, और ये कंपनीज उसमें रिफाइनिंग कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या है, कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, राइट। तो इस तरह से ये बेसिकली एलपीजी होती है। ओवरऑल क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एलपीजी जो होता है ना वो बहुत छोटा पार्ट होता है। जब रिफाइनिंग में सिर्फ 5%, 4-5% का ही एलपीजी निकलता है जो क्रूड ऑयल रिफाइन होता है। तो मेजरली डीजल सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, निकलता है, और फिर नंबर 2 पे पेट्रोल सबसे ज़्यादा निकलता है,
तो एलपीजी का बहुत छोटा परसेंटेज है। तो एक्चुअली रिफाइनिंग कंपनीज के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है एलपीजी, क्योंकि बहुत छोटा है, राइट। बट जो एलपीजी सप्लाई चेन में है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बेसिकली रिफाइनिंग कैपेसिटी, और ये कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। तो ऑलमोस्ट अगर हम ग्रोथ देखें, राइट, तो ऑलमोस्ट 11,000 से ये 12,300 की कैपेसिटी हो गई है एमएमटी टर्म्स में इन लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हो गया हमारा सोर्सिंग, समझ आ गया आपको कहाँ से हो रही है सोर्सिंग, कौन कौन कर रहा है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सब समझ आ गया। अब हम बात करते हैं फ्रॉम स्टोरेज और ट्रांसमिशन पर्सपेक्टिव, राइट। तो क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ जो है, जब तो इंपोर्ट के हिसाब से कहाँ स्टोरेज, तो टर्मिनल्स वगैरह की बात करें, अब इंपोर्ट हुआ, ठीक है, तो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, है ना। तो उसमें कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो अब जैसे सब ऑब्वियसली पोर्ट पे ही हो रहा है इंपोर्ट, तो सारा जो है सी से आ रहा है ना, तो अब वो सारे के सारे पोर्ट्स पे कोई ना कोई टर्मिनल एलपीजी का रहता है, ज़रूरी नहीं है बट मतलब मोर और लेस। तो मजे, अब बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं, जैसे कांडला पोर्ट हो गया, मुंद्रा हो गया, दहेज हो गया, हमारा मुंबई पोर्ट हो गया, मैंगलोर हो गया, कोची है, राइट, ये सब बड़े बड़े, वाइजैग है, ये सब बड़े बड़े, हल्दिया, ये सब सुने होंगे आपने, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं हमारे, राइट। तो उसमें अलग अलग प्लेयर्स की टर्मिनल्स हैं जिसमें ये आता है अपना, क्या कहते हैं, एलपीजी, और वो वहाँ पर स्टोर होता है ना। तो इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो उसमें एजिस लॉजिस्टिक का स्टॉक बहुत भागा भाई, कंसिस्टेंट, आपने देखा होगा। तो एजिस लॉजिस्टिक बहुत बड़ा प्लेयर है इसमें, राइट। तो कांडला में उनका मतलब है, पीपपव में है, मुंबई में है, राइट, और हल्दिया में भी दे हैव सम कैपेसिटी जहाँ पर एलपीजी का उनके पास टर्मिनल है उस पोर्ट पे, राइट। और फिर बाकी अदानी का भी मुंद्रा में है, आईओसीएल का कांडला में है, आईओसीएल का कोची में है, पारादीप में है, राइट। तो ये सब कंपनीज भी हैं, एचपीसीएल का भी है, ठीक है। तो इस तरह की बीपीसीएल का भी है, जीसीपीएल का भी है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है उनका भी है, राइट। और बाकी सारी कैपेसिटी एडिशन भी हो रहा है काफ़ी सारा। अदानी जैसे धमरा पोर्ट में अदानी जो है 2.2 मेट्रिक टन की कैपेसिटी एलपीजी का टर्मिनल खोल रहा है धमरा में, राइट। आईओसीएल जो है कांडला में और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, राइट। दहेज जीसीपीएल जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे कैपेसिटी एक्सपेंशन भी बेसिकली चल रहा है। तो जिस तरह से अपने, ताकि हमारा इंपोर्ट जो है आगे उनको लग रहा है कि इंपोर्ट बढ़ेगा, तो वी नीड अ गुड बिग इंपोर्ट टर्मिनल्स एज वेल, जहां पर ये सारी चीजें हों, राइट। तो इस पूरे अगर गेम में देखें तो मेजरली एजिस एक सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर है जो एलपीजी टर्मिनल वर्क में है, राइट, जो स्टोरेज करता है और ट्रांसमिशन करता है एलपीजी का, राइट। बाकी अदानी भी है बट इट्स स्टिल वेरी स्मॉल, राइट, जो उनकी पोर्ट कंपनी है वही करती होगी, राइट। और या फिर मतलब देखना पड़ेगा अपने को टोटल गैस कर रही है या अदानी पोर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से, और बाकी तो हमारी मोस्टली अगर हम देखेंगे तो पीएसयू कंपनीज ही हैं, आईओसीएल हो गया, पीपीसीएल हो गया, जीसीपीएल हो गया, ये सारी कंपनीज ही बेसिकली हैं, राइट। तो इस तरह से जाता है। पाइपलाइन ऑब्वियसली चीपेस्ट मोड है आगे ट्रांसमिशन करने के लिए, बट ज़्यादा पाइपलाइंस है नहीं, एंड ट्रांसपोर्टिंग रोड से सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, बट अगेन एंड रेल से भी हम कर सकते हैं, तो कुछ रेल से भी यहाँ पर हो रहा है, और ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे फ्रेट कॉरिडोर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनल कैपेसिटी है फ्रॉम स्टोरेज पर्सपेक्टिव, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पाइपलाइन है, राइट। दो, अब जैसे मैंने बोला सीएनजी का अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारी पाइपलाइंस है, बहुत सारी नई नई बन रही है, राइट। बट यहाँ पे भी कुछ कुछ पाइपलाइंस हैं, मच स्मॉलर ऑफ कोर्स ओवरऑल अगर हम देखेंगे, राइट। बट पाइपलाइन है, तो जामनगर से लोनी की पाइपलाइन है, वाइजैक से सिकंदराबाद की पाइपलाइन है, पानीपत से जलंधर की पाइपलाइन है, जहाँ से, और ये कौन कौन पाइपलाइन ओन करता है, जो अभी है गेल करता है 2 पाइपलाइंस ओन, फिर आईओसीएल 2 करता है, बीपीसीएल 1 और एचपीसीएल जो है करंटली जो पाइपलाइन है, यहाँ पर अगेन चार्ट देख सकते हैं आप, तो उनकी कितनी किलोमीटर की लेंथ है, राइट, दैट ऑल्सो। तो टोटल 3730 किलोमीटर की लेंथ वाली पाइपलाइंस हैं, जिसमें 9.5 मिलियन मेट्रिक टन की गैस जो है वो ट्रांसफर हो सकती है या होती है, राइट। वो 91% के ऑलमोस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये चल रही है, ठीक है। तो फुल है ऑलमोस्ट, बट 9.5 ही हो रहा है। ओवरऑल कितना यूज है, ऑलमोस्ट 28, राइट, 28 मिलियन मेट्रिक टन्स का हमारा ओवरऑल यूज है। उसमें से जो पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है वो 1/3 ही जा रहा है, बाकी सारा रोड और रेलवे वगैरह के थ्रू ही ट्रांसमिशन हो रहा है। एंड पाइपलाइन बन रही है, एक नई पाइपलाइन बन रही है जो कि मतलब बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल ने मिलके दे आर मेकिंग अ पाइपलाइन, जिसमें कांडला से गोरखपुर बना रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी पाइपलाइन, गोरखपुर इज इन यूपी, दैट टू इन ईस्टर्न, है ना। और कांडला कहाँ है पता है आपको,
गुजरात में, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी वो पाइपलाइन बन रही है एंड मतलब मानी जा रही है कि 2800 किलोमीटर की लंबी वो पाइपलाइन होगी, राइट। और जो है 8.2 अकेले ही का उसका मिलियन मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी होगी, जो कि वर्ल्ड की शायद लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन जो है वो बन सकती है, ठीक है। तो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी एलपीजी में भी इंप्रूव हो रहा है, राइट। बट ये एक सिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं होती है। ये पाइपलाइन जो है बस ये जो हमारा रेलवे और ट्रक्स के थ्रू जो जा रहा है ना उसको करते हैं। जैसे नेचुरल गैस में क्या था, पाइपलाइन वहां तक भी जा रही थी और फिर उसके बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी हैं, वो भी पाइपलाइन सेटअप करती हैं आपके घर तक। एलपीजी में वैसा नहीं है। तो वो पाइपलाइन वहां जाके वहां पर बॉटलिंग प्लांट होता है, बॉटल में जाती है और फिर मतलब बॉटल मतलब सिलेंडर में जाती है और फिर जो है वो वहां पर यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अब समझ गए हम, यहाँ से पहुंच गया, सामान पहुंच गया, अब बॉटलिंग वगैरह कैसे हो रही है वो समझते हैं सारी चीज़ें, राइट। तो अगर आप क्या कहते हैं डेटा देख रहे हैं तो यू कैन सी कि एलपीजी जो है ओवरऑल एक्टिव कस्टमर इंडिया में कितने हैं, राइट। तो ओवरऑल इंडिया में एक्टिव कस्टमर जो हैं अभी FY22 के ऑलमोस्ट 30 करोड़ 30 करोड़ एक्टिव कस्टमर्स हैं। तो अगर हम हाउस होल्ड के हिसाब से लगा लें तो मोर और लेस अगर हम देखें इट्स लाइक 70-80% ऑफ इंडिया का हाउस होल्ड जो है उसमें ये एलपीजी के एक्टिव कस्टमर्स हैं। 3 ही कंपनीज हैं जो मतलब मेजरली ये काम करती हैं एलपीजी के एक्टिव कस्टमर्स के लिए। IOCL है, HPCL है और BPCL है। ये 3 ही कंपनीज हैं। IOCL सबसे बड़ा प्लेयर है। इंडेन जो गैस है, राइट, उसका 46 करोड़ उस 46% 47% का शेयर है उनका सारे एलपीजी एक्टिव डोमेस्टिक कंज्यूमर में, और 28% का HPCL का है, 26% का BPCL का है। कितने कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एलपीजी के करंटली, जो एक जगह से दूसरी जगह आपको बॉटल करके आप वहाँ रख दो और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे। तो 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 50% ऑलमोस्ट इंडियन ऑयल के पास हैं, 25% HPCL के, 25% BPCL के, ठीक है। तो BPCL HPCL आर वेरी सिमिलर। बॉटलिंग प्लांट्स कितने हैं? बॉटलिंग प्लांट्स क्या करते हैं समझ गए ना आप? आई गैस पाइपलाइन से आई या कैसे भी आई और फिर उसको सिलेंडर में डालना, ठीक है ना, उस वो काम जो है। तो कितने हैं? तो अराउंड 217 बॉटलिंग प्लांट है FY22 में, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें से अराउंड 43% जो है वो IOCL के पास है, 24% HPCL के पास है, 25% BPCL के पास है, रिलायंस के पास भी बॉटलिंग प्लांट्स हैं, राइट। और कुछ एक दो मेरे ख्याल से एजिस वगैरह के पास भी एक दो बॉटलिंग प्लांट्स हैं, राइट। तो अदर्स में वो भी आ रहा है। तो दे ऑल्सो हैव सम बॉटलिंग 1 or 2 बॉटलिंग प्लांट्स, इवन एजिस लॉजिस्टिक्स हैव, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करंटली हो रहा है। तो फिर से समझ गए ना आप सारी चीज़ें अच्छे से? ट्रांसमिशन हुआ, बॉटलिंग हुई, बॉटलिंग के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर का एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके घर तक पहुंचाया, है ना। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर कितने? 25,000 पूरे इंडिया में। टोटल एक्टिव कस्टमर कितने हैं? 30 करोड़ कस्टमर हैं, राइट। और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कितने हैं? अराउंड 217 बॉटलिंग प्लांट है, ठीक है। तो अब कितने कितने सब जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर हम देखें तो 290 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एजिस के पास है, राइट। उसमें बहुत छोटी है 37, लेकिन बॉटलिंग प्लांट 37 है उनके पास। तो काफ़ी सारे बॉटलिंग प्लांट्स हैं एक्चुअली एजिस के पास, राइट। और एलपीजी ऑटो गैस स्टेशन भी है। तो एजिस लॉजिस्टिक्स के अपने जैसे क्या कहते हैं अपने पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, ऐसे ऑटो गैस स्टेशन हैं जहां पर ऑटो रिक्शा आके एलपीजी का वो भर सकती है, सिलेंडर को भर सकती है, ऑटो चल सकता है एलपीजी पे। तो 142 है। IOCL के पास 94 बॉटलिंग प्लांट है, वो हम देख चुके हैं। 15 करोड़ का बेस है। तो कस्टमर बेस नहीं है एजिस का डायरेक्टली। तो एजिस इज नॉट बॉटल करके वो मतलब किसी और को दे रही है, बॉटल करके वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा सिलेंडर को कस्टमर के पास। B2C बिजनेस में नहीं है वो बॉटल कर रहे हैं और शायद या तो IOCL को दे देते होंगे, BPCL को दे देते होंगे, HPCL को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते होंगे, राइट। तो वैसा करके मतलब वो रिटेल के ऊपर डायरेक्ट रिटेल कस्टमर नहीं है उनका, या फिर वो बॉटल कर रहे हैं तो वो ऑटो गैस के लिए कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, वो वी हैव टू चेक, राइट। तो IOCL बेसिकली IOCL, BPCL एंड HPCL आर मेजर प्लेयर एंड एजिस इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो LPG गेम में इसमें है। और ऑटो गैस के स्टेशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 352 अगर हम उस हिसाब से CNG स्टेशन के देखें उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है। IOCL के 352 ऑटो गैस स्टेशन, लेकिन है फिर भी ना 352 स्टेशन हैं, दिखते होंगे फिर तो हमें। और 90 BPCL के पास है, 212 HPCL के पास है, राइट। अगर हम मोटा मोटा देखें 500-600 तो ऑलमोस्ट 700-800 LPG के
मतलब जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, ऐसे एलपीजी के स्टेशन हैं जो ऑटो रिक्शा जो हैं या व्हीकल्स जो हैं वो एलपीजी गैस भर सकती हैं 800 इंडिया में, राइट। तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है करंटली, ठीक है। तो अब जो है अगर हम देखें ओवरऑल तो एलपीजी के मेजरली कहाँ कहाँ पे ऑटो गैस स्टेशन है, ऑटो गैस स्टेशन जो है, राइट। तो वो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा है कर्नाटक में। तो अगर आप कर्नाटक में हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना मुझे कि आपने देखा है क्या, राइट। नंबर 2 जो है वो है तमिलनाडु में, तो अगेन साउथ नंबर 2 में। थर्ड नंबर पे है सबसे ज़्यादा 83 जो है महाराष्ट्र में, तो मैंने देखे हैं एज आई सेड, तो महाराष्ट्र में भी है, राइट। 69 तेलंगाना में है, राइट। और बाकी काफ़ी सारे स्टेट्स में नहीं है, तो ये सब है, राइट। लेकिन अगर हम सीएनजी स्टेशंस देखें, राइट, सीएनजी स्टेशन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हैं, 550 सीएनजी स्टेशंस हैं, लेकिन एलपीजी के सिर्फ 80 स्टेशंस हैं, राइट। तो बहुत डिफरेंस है, राइट। तो इस तरह से अगर हम दिल्ली में देखें तो 250 के आसपास सीएनजी स्टेशन और सिर्फ 3 एलपीजी स्टेशंस हैं जहाँ पर एलपीजी मिलती है, सिर्फ 3 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सीएनजी के स्टेशंस ऑलमोस्ट 3,500 हैं इंडिया में, ऑटो एलपीजी के ऑलमोस्ट 750 के आसपास बेसिकली हैं, राइट। तो इस तरह से ये पूरा जो है करंटली इंडस्ट्री चल रही है। तो ऑब्वियसली सीएनजी ज़्यादा इस चीज़ में ज़्यादा यूज़ होती है, राइट। और मतलब एटलीस्ट सिटीज़ में अगर हम बात करें तो एलपीजी इज़ गेटिंग मोर यूज्ड। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो सिलेंडर वगैरह तो ज़्यादा छोटे सिटीज़ में तो ऑप्शन ही नहीं है ना, सीएनजी की पाइपलाइंस वगैरह कुछ है नहीं, है ना। और सेटअप करना, कैपिटल वगैरह बहुत इन्वेस्टमेंट है, और इतना मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी का नाम ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो सिटी में ही रहने वाली हैं ये जितनी भी कंपनीज हैं। गुजरात गैस ले लो या फिर इंद्रप्रस्थ गैस ले लो, महानगर गैस ले लो या अदानी गैस ले लो, है ना। तो एलपीजी कहीं जाने वाला नहीं है, एलपीजी तो यूज़ होने ही वाला है टियर 2 टियर 3 विलेजेस वगैरह में, और उसका भी इंक्रीज वहाँ पर अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन सिटीज़ में यस दे आर कॉम्पीटिंग एक तरह से, सीएनजी का पाइपलाइंस एंड एलपीजी सिलेंडर्स आर कॉम्पीटिंग। सीएनजी बिकॉज इट्स थोड़ा ईजी है तो काफ़ी लोग स्विच कर रहे हैं उस पर, बट अभी भी अच्छा खासा वहाँ पर एलपीजी का मतलब से है और बड़ा है। अब कंजम्पशन के बारे में हम समझते भी हैं कि कंजम्पशन कौन कर रहा है एलपीजी का, तो मेजर कंजम्पशन एशिया पैक में ही सबसे ज़्यादा कुकिंग गैस की तरह होता है एलपीजी का। क्योंकि अगर हम यूएस वगैरह में देखें तो मतलब मैं जैसे यूएस में था तो हमारी तो इलेक्ट्रिक गैस थी फ्रैंकली, तो फ्लेम वगैरह कुछ नहीं होती थी उसमें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक गैस वहाँ ज़्यादा चलती हैं, और क्या कहते हैं बाकी जो चलती भी हैं तो मेरे को लगता है वो नेचुरल गैस वाली गैसेस ज़्यादा चलती हैं। यूएस का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर एलपीजी वगैरह का लिमिटेड ही यूज़ है, मेरे ख्याल से ज़्यादा कमर्शियल यूज़ है एलपीजीज का। अगर हम यूएस कनाडा में देखें या इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी देखें, एलपीजी कम यूज़ होती है वहाँ पे। तो एशिया पैक में मतलब चाइना, इंडिया चाइना में ही एलपीजी कुकिंग गैस की तरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ होती है, इसलिए उसका और बढ़ भी रहा है उनका शेयर, ठीक है ना। तो वो अच्छा खासा उनका मेजर शेयर है अगर आप यहाँ पर ये ग्राफ देख रहे हैं तो, राइट। तो एशिया पैक इज़ द मेजर ड्राइविंग जो कंजम्पशन ड्राइव कर रहा है, बाकी सबका तो स्टेबल है, मतलब कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ओवरऑल ग्लोब में एलपीजी यूज कहाँ होती है तो 50% ही एक्चुअली कुकिंग एलपीजी रेजिडेंशियल में यूज होती है। 22% तो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के में एलपीजी एज अ सोर्स मतलब हीट सोर्स जो है वो यूज होती है, 12% इंडस्ट्रियल में होती है और 10% सेक्टर्स बाकी सेक्टर्स में होती है। तो सिर्फ 50% ही ग्लोब में ओवरऑल जितना एलपीजी का कंजम्पशन हो रहा है वर्ल्ड में वो 50% ही डोमेस्टिक में। लेकिन इंडिया में अगर हम चले जाते हैं तो बहुत अलग है। इंडिया में 90% एलपीजी जो है वो कुकिंग गैस की तरह डोमेस्टिक में यूज होती है, राइट। और बाकी 6-7% जो है वो ऑटो एलपीजी जो रिक्शा वगैरह का एलपीजी है, तो 7% उसमें यूज हो रही है। तो बिल्कुल इंडस्ट्री नॉन डोमेस्टिक वगैरह में तो बहुत कम एलपीजी सिलेंडर्स कमर्शियल वगैरह में यूज होते हैं। वहाँ पर नेचुरल गैस ही ज़्यादा, मेरे को लगता है अगर गैस लेना है तो नेचुरल गैस ही ज़्यादा है, या फिर कोल वगैरह जो बाकी सब चल रहा है हमारा तो वही ज़्यादा है। एलपीजी इज़ वेरी स्मॉल इन दैट सेगमेंट, तो ये बढ़ सकता है वहाँ पर भी, है ना। एलपीजी की पाइपलाइंस वगैरह सेटअप होंगी, सारी चीज़ होंगी, तो मे बी एलपीजी विल ऑल्सो बी मे गेट यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इन फ्यूचर, ठीक है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड से हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं उस तरह से, ठीक है। अगर हम ओवरऑल जैसे मैंने बोला था कि सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखें तो एलपीजी इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ हमारी एनर्जी यूज, राइट। पेट्रोलियम में अगर हम सारी चीज़ें देखें, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, बिटकोक वगैरह, तो सिर्फ 14% ही एलपीजी हमारा उसमें यूज होता है, राइट। और ग्रोथ भी देखें तो एलपीजी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। 2-3% का ही ग्रोथ, बेसिकली 3% के आसपास का ही ग्रोथ है एलपीजी का ओवरऑल ईयर ऑन ईयर, जबकि गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है इसके ऊपर। अगर शेयर ऑफ कुकिंग देखें, राइट, तो कुकिंग गैस कुकिंग किस किस तरह से इंडिया में होती है तो काफ़ी डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, राइट।
एज आई सेड गवर्नमेंट हैज़ लॉट ऑफ फोकस कि कुकिंग गैस हर घर में पहुंचाई जाए, उस पर काफ़ी सब्सिडाइज सिलेंडर्स भी दिए जाते हैं, राइट। आई नो कि सिलेंडर्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज क्रूड ऑयल से आता है ना, तो जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता है, तो गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज एक पर्टिकुलर लेवल तक ही कर सकती है, राइट। तो बट एलपीजी का सिलेंडर सब्सिडाइज में मिलता है, नॉन सब्सिडाइज में मिलता है, राइट। ये भी आई नो, यू नो अबाउट इट, आई एम श्योर, ठीक है ना। तो एलपीजी का जो सिलेंडर है अभी भी रूरल एरिया में सिर्फ 48% रूरल एरिया में ही एलपीजी यूज़ हो रही है। अभी भी 44% जो है, ये जो डेटा है आई डोंट नो कब का है बट 2021 का है शायद, तो वहाँ पर अभी भी 44% एरियाज में फायर वुड वगैरह और चिप्स वगैरह जो होते हैं, मतलब वुडन चिप्स वगैरह जो होते हैं या काऊ डंग वगैरह होती है, तो 45 से 50% वही ज़्यादा अभी भी है, राइट। लेकिन सिटीज़ में ऑलमोस्ट एलपीजी जो है वो 80-90% जो है वो यूज़ होती है सिटीज़ में, राइट। और वहाँ पर ऑब्वियसली फायरवुड वगैरह वहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो 86-87% और बाकी थोड़ा बहुत जो है वो सीएनजी यूज़ होती होगी और शायद दूसरे मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक वगैरह जो गैसेज आजकल आ रही हैं, राइट, तो थोड़ा बहुत वो यूज़ होता होगा, दैट्स व्हाट आई अज्यूम, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये पूरा एलपीजी का जो कंजम्पशन है इट इज़ इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। बिकॉज गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है कि भाई एलपीजी को इंक्रीज करो, मतलब स्पेशली कुकिंग गैस में हर जगह पहुंचाओ। तो अभी भी काफ़ी जैसे एज यू सेड आपने देखा है कि रूरल में 45% अभी भी एलपीजी यूज़ नहीं हो रही, तो वहाँ पर काफ़ी स्कोप है उस चीज़ का, एंड आई एम श्योर दिस विल इंक्रीज, राइट। तो इस तरह से ये पूरा बेसिकली एलपीजी का कंजम्पशन जो है वो होता है, राइट। स्टेट वाइज पर कैपिटा के बारे में, अगर हम पर कैपिटा एलपीजी के बारे में यूज़ करें केजी के हिसाब से, राइट, तो सबसे ज़्यादा जो एलपीजी है मतलब स्टेट में, मतलब बाकी यूनियन टेरिटरीज में ज़्यादा यूज़ होती है, बट अगर एक स्टेट में तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, गोवा में अच्छा खासा यूसेज है, राइट। हरियाणा गुजरात में आर वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा के हिसाब से, और लोवेस्ट जो है, वन ऑफ द लोवेस्ट जो है वो है छत्तीसगढ़, विच इज़ मतलब अभी भी काफ़ी रूरल एरियाज़ है वहाँ पे। असम में भी काफ़ी कम है, राइट। इवन जम्मू कश्मीर एंड झारखंड में एलपीजी का यूसेज पर कैपिटा के हिसाब से अभी कम है, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ फोकस इज बेसिकली ऑन इंक्रीजिंग दैट पर्टिकुलर शेयर, ठीक है। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसे एलपीजी देखा ना हमने, एलपीजी का 90% कुकिंग गैस, और अगर सीएनजी देखोगे या नेचुरल गैस, सीएनजी नहीं बोलना चाहिए, नेचुरल गैस को देखोगे तो नेचुरल गैस जो है वो सिर्फ 20% डोमेस्टिक यूज़ होता है, वो बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में, पावर सेक्टर में ये सब 80% वहाँ यूज़ होती है, या फिर व्हीकल्स में, सीएनजी व्हीकल्स में वो 80% वहाँ यूज़ होती है। तो ये बहुत डिफरेंट तरह से ये दोनों का सप्लाई चेन, वैल्यू चेन है, बहुत अलग कंजम्पशन पैटर्न है, बहुत अलग तरह से आती हैं, अलग अलग जगह से आती हैं, अलग जगह का, और बहुत अलग तरह से ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज बहुत अलग है, ठीक है। अलग कंपनीज हैं बिल्कुल, मतलब कोई कंपनी है ही नहीं कॉमन, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना। नेचुरल गैस में कोई कंपनी नहीं है जो एलपीजी में काम कर रही है, एलपीजी की कोई कंपनी जो नेचुरल गैस में काम कर रही हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि देयर इज नो ओवरलैप ऑफ द कंपनीज एज वेल। गेल का एक थोड़ा सा हमने पाइपलाइन देखा था जो एलपीजी का है, मेरे ख्याल से वो एक है जिनका नेचुरल गैस में काफ़ी बड़ा शेयर भी है, ठीक है। तो बट दिस हार्डली एनी कम, राइट। तो वो बहुत ही अलग तरह से ये दोनों हाइड्रोकार्बन गैसेज जो है वो इंडिया में यूज़ होती हैं, बहुत अलग कंजम्पशन पैटर्न है, बहुत अलग वैल्यू चेन है। तो हमें समझना चाहिए, स्पेशली कंपनीज को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, राइट, अगर हम ये पीएसयू को तीनों को एनालाइज कर रहे हैं या फिर एजिस लॉजिस्टिक को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें ये वैल्यू चेन पहले समझना बहुत ज़रूरी है, और क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, राइट, नेचुरल गैस के विद रिस्पेक्ट टू एलपीजी, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, कौन ज़्यादा ग्रो करेगा, किस में क्या इश्यूज़ है, किस में क्या चैलेंजेस है। आई होप दैट आपको वो थोड़ा आइडिया लग गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस कि क्या है क्या नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन प्लीज़ लास्ट में अभी तक हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या स्टॉकोमीटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिए। हमारे कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्काउंट्स चलते हैं, तो investindia.in पे जाएंगे तो एक कोने में ऑफर्स करके एक लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करके यू कैन सी सम वेरी वेरी गुड डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। वहाँ पर यू कैन गेट स्टॉकोमीटर, जिसमें आपको इस टाइप का एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस वगैरह हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, एलपीजी पे कोई क्वेश्चन है तो फ्रेंड कमेंट पे ज़रूर लिखिए। बाकी मैंने सीएनजी और क्रूड ऑयल पे जो वैल्यू चेन का डिस्कशन बनाया हुआ है वीडियो, वो मैंने कमेंट सेक्शन पे एक पिन करके रख दिया है। हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों, जय हिंद।